जापान डिफेंस की बात करते हैं। दोस्ती में टेक्नोलॉजी का वादा। 22 अप्रैल 2026 को जापान की प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। जापान अब लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा 17 देशों को और उन 17 देशों में भारत शामिल है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इसका तुरंत स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। जापान ने 1967 में आर्म्स एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और 1976 में इसको और टाइट किया और 80 साल तक जापान ने सिर्फ नॉन लीथल इक्विपमेंट, रेस्क्यू, ट्रांसपोर्ट, माइन स्वीपिंग, सर्विलांस यही एक्सपोर्ट किए और अब वो बैन खत्म हो गया। जापान ने अपने 3 प्रिंसिपल्स ऑन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को रिवाइज किया है और अब सभी डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर्स इन प्रिंसिपल पॉसिबल होंगी यूएन चार्टर के अनुसार यूज करने की शर्त पर। जी हाँ, यहाँ पे यूएन चार्टर के अनुसार जो यूज करने की शर्त है अगर वो मानी जाएगी तो ये एक्सपोर्ट रहेगा। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $6.5 बिलियन का फ्रिगेट डील पहले ही साइन किया है। 11 वारशिप्स बनेंगे जिनमें से पहले 3 मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज बनाएगी। अब हम इसका कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों, जापान यह क्यों कर रहा है, यह कारण जानना जरूरी है। इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बदल रहा है। चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन हो रही है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दाग रहा है, ईरान वार हो रही है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। जापान ने रियलाइज किया कि अकेले कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता। एलाइड कोऑपरेशन जरूरी है और एलाइड कोऑपरेशन के लिए डिफेंस इक्विपमेंट शेयरिंग जरूरी है। साथ ही जापान की डिफेंस इंडस्ट्री घरेलू मार्केट तक लिमिटेड थी। इससे कॉस्ट ऊंचे थे, स्केल नहीं थी, टेक्नोलॉजी स्टैग्नेट हो रही थी। एक्सपोर्ट अलाउ होने से स्केल बढ़ेगी, R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मित्सुबिशी और कावासाकी जैसी कंपनीज ग्लोबली compete कर सकेंगी और इंडिया भी चाहता है कि डिफेंस में सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग हो। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन की बैकग्राउंड देखें, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2014 में इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बनी। 2020 में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। 2024 में दोनों ने यूनिकॉर्न सेंसर मास्ट के को डेवलपमेंट का MOU साइन किया और यह जापान का इंडिया के साथ पहला इक्विपमेंट को डेवलपमेंट था। DRDO और जापान एटला मिलकर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। अब जापान के वेपन्स एक्सपोर्ट अलाउ होने से क्या इंडिया को डायरेक्ट लीथल सिस्टम्स मिल सकते हैं? फाइटर जेट्स, नेवल वेसल्स, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। तो थ्योरी में अगर कहें तो हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ चैलेंजेस हैं। तो पहला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जापानीज फर्म्स अपनी टेक्नोलॉजी को टाइटली होल्ड करती हैं। जी हाँ, टाइटली होल्ड करती हैं। डीप टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए वो हेजिटेंट रहती हैं। और दूसरा है कॉस्ट। जापान की डिफेंस सिस्टम्स एक्सपेंसिव हैं क्योंकि अब तक एक्सपोर्ट वॉल्यूम नहीं था जिससे कॉस्ट डाउन होता। इंडिया की प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम कॉस्ट सेंसिटिव है। और तीसरा, मेक इन इंडिया वर्सेस इंपोर्ट। इंडिया चाहता है को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सिर्फ इंडिया में शिप आकर पार्क हो जाए ये नहीं चलेगा। एक एक्सपर्ट ने ठीक कहा कि इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जापान की डिफेंस कोऑपरेशन को शेप करेंगी। यानी यह एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाइलेटरल नेगोशिएशंस में इंडिया को अपनी शर्तें क्लियर रखनी होंगी। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है। तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो क्वाड फ्रेमवर्क और मजबूत होगा। इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस कोऑर्डिनेशन डीपर होंगी। मीडियम टर्म की अगर हम बात देखें तो अगर जापान को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स करे तो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक ह्यूज बूस्ट मिल सकता है। सबमरीन टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स, नेवल सिस्टम्स, ये एरियाज हैं जहां जापान आगे है।
लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान मिलकर एक ऐसी डिफेंस सप्लाई चेन बना सकते हैं जो चाइना पर निर्भरता कम करे दोनों के लिए। अब इस खबर का अगर आप बिग पिक्चर देखें तो जापान ने 80 साल का पैसिफिज्म एक झटके में नहीं छोड़ा है। यह एक स्लो मेजर्ड शिफ्ट है। 2014 में नॉन लीथल एक्सपोर्ट अलाउ हुए और 2023 में लाइसेंस बेस्ड वेपन्स बैक टू लाइसेंसर्स को अलाउ किया और अब 2026 में फुल लेथल वेपन्स एक्सपोर्ट्स को अलाउ किया है। इंडिया के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया को अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन क्लियर रखनी होगी। टेक्नोलॉजी चाहिए, सिर्फ हार्डवेयर नहीं। मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए भारत में, सिर्फ इंपोर्ट नहीं। जापान की फ्रेंडशिप वैल्यूएबल है, लेकिन उस फ्रेंडशिप को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने की जिम्मेदारी दोनों तरफ है।